मेरे मन में हमेशा एक सवाल उठता रहा है कि महान गुर्जर जाति जिसका इतिहास में इतना बड़ा योगदान है, आज तक इस जाति को उसका 2 से 4% ही मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि भारत के जो कुछ लुटेरे राजा थे और अंग्रेज थे, इन्होंने मिलकर इतिहास का सर्वनाश कर दिया। वह जानने योग्य है दोस्तों। इस खास राजाओं के कारण ही गुर्जर जाति को सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो वास्तव में हकदार थे। आपको जानकर इस बात से बहुत आश्चर्य होगा दोस्तों कि आप लोगों को पता है कि इतिहास सम्राट जो मिहिर भोज थे, वहाँ से आपकी वंशावली शुरू होती है, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोग तो त्रेता काल से इस धरती पर राज्य कर रहे हैं। आपके वंशज जो हैं, जिनको आज दूसरे लोग अपना वंशज बताते हैं, मैं इस वीडियो में ये सिद्ध कर दूंगा दोस्तों कि वो आपके वंशज थे। आपके वंश वहाँ से चला है, उन लोगों से चला है। मैं आपको इस बात को सिद्ध कर देता हूँ दोस्तों। इस बात को सिद्ध करने के लिए आपको पूरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, शुरू से लेकर आखिर तक। अपने मन में से सारे सवाल बिल्कुल निकाल दीजिए फिलहाल के तौर पे। सबसे पहले मैं आपकी शुरुआत करता हूँ कि गुर्जर वंश की शुरुआत कहाँ से हुई। भाई, गुर्जर जो होते हैं वो सूर्यवंशी और रघुवंशी होते हैं। इस बात से तो आप लोग सहमत हो। इस बात की पुष्टि जो थी वो महान कवि राजशेखर ने गुर्जरों को रघुकुल तिलक और रघु ग्रामीणी कहा है। दोस्तों, अब गुर्जर इतिहास को समझने के लिए आपको बहुत पहले मतलब सतयुग में जाना पड़ेगा। तो अपने दिमाग से सारी की सारी नॉलेज जो आपको है अभी तक की वो जीरो कर दें। अब सिर्फ मुझे सुने दोस्तों। वेदों के अनुसार 4 युग बताए गए हैं। सबसे पहला है सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इस बात से तो आप सब सहमत होंगे मेरे दोस्तों कि ये 4 युग होते हैं। सबसे पहले हम सतयुग को लेते हैं दोस्तों। इस युग में ज्ञान ध्यान तप प्रधान होते थे। तो यह युग के लोग जो होते थे तप और ध्यान में लगे रहते थे। ठीक है दोस्तों। अब दूसरे नंबर का आता है त्रेता युग। स्टोरी वर्ण व्यवस्था की यहाँ से शुरू होती है दोस्तों। वर्ण व्यवस्था त्रेता युग से शुरू हुई थी। सबसे पहला जो था वर्ण वो था ब्राह्मण, दूसरा वर्ण था वो क्षत्रिय, तीसरा वर्ण था वो था वैश्य और चौथा वर्ण जो था वो था शूद्र। यहाँ से पौराणिक क्षत्रिय राजाओं का आविर्भाव हुआ था। मतलब क्षत्रिय राजा जो थे, राज परिवार वाले, उनका आविर्भाव यहाँ से हुआ था। अब त्रेता युग में एक वंश था इक्ष्वाकु वंश। इनकी उत्पत्ति सूर्य वंशों से हुई थी दोस्तों। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है कि प्राचीन अभिलेखों के अनुसार गुर्जर जो थे वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी रघुवंशी होते थे। ये प्राचीन कौशल देश के राजा थे और अयोध्या इनकी राजधानी थी। रामायण और महाभारत में इन दोनों वंशों का जिक्र है और सब इसके बारे में पूरा का पूरा बताया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सब सही है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा और पहले। क्या हुआ था दोस्तों, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे। उनमें से एक था मरीचि। मरीचि से 11वें नंबर के जो थे वो थे इक्ष्वाकु। ये एक परम प्रतापी राजा थे। इनसे ही वंश का नाम था जो इक्ष्वाकु वंश पड़ा था। त्रेता युग के सबसे पहले इक्ष्वाकु वंश के 29वें नंबर के राजा थे मानधाता। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 45वें नंबर के राजा थे सगर, जिनके पूर्वजों के लिए और वह उनके पुत्रों के लिए गंगा माता का अवतरण हुआ था। भगीरथ जी ने तपस्या की थी जिसके कारण गंगा पृथ्वी पर आई थी। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से क्या हुआ था कि 65वें नंबर के राजा थे रघु, जिससे कि हम भगवान राम के कुल को रघुकुल भी कहते हैं ना। तो ये कहाँ से थे? ये 65वें नंबर के राजा थे। ये भी सूर्यवंश के राजा थे। रघु के पौत्र दशरथ थे दोस्तों, और दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है दोस्तों। अब उन 4 पुत्रों के नाम तो आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। दशरथ के पहले पुत्र का नाम था राम, दूसरे पुत्र का नाम था लक्ष्मण, तीसरे पुत्र का नाम था भरत और चौथे पुत्र का नाम था शत्रुघ्न। दोस्तों, यहाँ तक सब क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। सूर्यवंशी राजा राम के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले राजपूत वर्ड का मतलब समझना होगा कि राजपूत वर्ड है क्या। ये राजपूत वास्तव में होते कौन है? दोस्तों, ये कोई विशेष जाति नहीं है। यहीं से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिसके कारण वीर गुर्जर जाति का बलिदान और सामाजिक कार्य छुपाए गए हैं। दोस्तों, राजपूत का जो वर्ड है राजपूत, ये संस्कृत से लिया गया है। इसका मतलब है राजपुत्र। ठीक है दोस्तों। तो कोई जाति नहीं, राजा का पुत्र तो कोई भी हो सकता है।
ठीक है दोस्तों, किसी भी जाति का हो सकता है, तो ये राजपूत कोई जाति ऐसे सिद्ध नहीं हुई है। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीपों का जातीय समूह जो था, जिसमें कई जातियां, उपजातियां और कुल थे, उनको वास्तव में राजपूत कहा करते थे। ठीक है दोस्तों, राजपूतों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा, वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अभी हम बात करते हैं सूर्यवंशी राजा राम के बारे में। ठीक है दोस्तों राम के भाई लक्ष्मण थे। लक्ष्मण के वंशजों को प्रतिहार वंश पुकारा जाता है, गुर्जर प्रतिहार वंश। यहीं से सिद्ध होता है कि राम के भाई लक्ष्मण जो थे वो एक गुर्जर सम्राट थे। अब दोस्तों, भाई गुर्जर हो गया, छोटा भाई गुर्जर है तो बड़ा भाई क्या होगा? तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब छोटा भाई गुर्जर है तो बड़ा भाई भी गुर्जर राजा होगा। ठीक है, इस तथ्य की प्रमाणिकता को सिद्ध कर सकते हैं कि राजा राम भी एक कुशल गुर्जर सम्राट थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा वंश गुर्जर यानी इक्ष्वाकु वंश के पहले राजा थे, जिन्होंने त्रेता युग में सूर्यवंशी कुल की स्थापना की थी। मतलब जो था गुर्जर वंश इक्ष्वाकु वंश से यहीं से चला था। ठीक है दोस्तों, अब मेरे कुछ दोस्त जो हैं गुर्जरों को सूर्यवंशी नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए हम इतिहास में चलते हैं। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच जो शिलालेख पाए गए हैं, ठीक है, उनमें सूर्य देव की कलाकृतियाँ पाई गई हैं अपने आप बनी हुई। तो इस बात से सिद्ध होता है कि गुर्जर जो था वो सूर्यवंशी राजा थे। इस बात से ये प्रमाणित होता है कि इन शिलालेखों पर सूर्यवंशी पाया गया था। तो हम जो यहाँ पे सूर्यवंशी गुर्जरों कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अब गुर्जर जाति बड़े गर्व से राजा राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना राजा यानी श्री राम को सूर्यवंशी गुर्जर राजा कह सकते हैं। अब तो भाई सिद्ध हो गया ये। अब तो आप लोग अपने हमारे भगवान श्री राम को ये कह सकते हो कि भाई ये तो गुर्जर राजा थे, और ये बात मैंने प्रूव कर दी है। ठीक है दोस्तों, इस बात को प्रूव करने के बाद मैंने आपको त्रेता को सब बता दिया। इसके बाद मैं आपको द्वापर युग के बारे में बताऊंगा कि गुर्जरों का वहाँ पर क्या विशेष योगदान था। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको जानने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा